चंद्रावा की है, जो कि राजस्थान के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गांव कुलधरा के पास है। लो जी भाई साहब, लो आ गयो थारा गांव चंद्रावा। अरे भाई साहब, मेरा गांव नहीं है, पढ़ाई के सिलसिले में आया हूं। कुलधरा गांव पे एक कहानी लिखनी है, उसकी घटनाओं पर आधारित। तो सोचा आसपास के गांव वालों से बातचीत कर लूं, इसीलिए आया हूं। हैं? पढ़ाई करन को भाई साहब, यो कैसी जगह ढूंढी आपने? यहां का स्कूल भी बंद होने वाला है और आप यहां पढ़ोगे? क्यों भाई साहब, ऐसा क्या हो गया इस गांव में? अरे हुआ नहीं है भाई साहब, करा है। करा है? क्या करा है और किसने? अरे इस गांव के राक्षस ने, बसंत सिंह। ये कौन है और इसने क्या किया है? बहुत ही जल्द पता चल जाएगा आपको। बस एक मशवरा देता हूं कि बसंत सिंह से दूर रहना। चलो जी, जयराम जी की चलता हूं। रघुबीर कुछ नहीं बोलता और बस रिक्शा वाले को पैसे देकर वापस चला जाता है। ये गांव इतना बेजान सा क्यों पड़ा है? रघुबीर चारों ओर नजर घुमा के देखता है। अगर उसे कुछ दिखता तो वो थी गरीबी और कोई मजबूरी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रघुबीर तभी एक चाय की टपरी के सामने से गुजरता है, जहाँ से 15-16 साल का लड़का दौड़ता हुआ अचानक बाहर आता है और रघुबीर की टी शर्ट की बाजू पकड़ लेता है। भाई साहब, आइए ना हमारी दुकान पे भाई साहब, बहुत ही अच्छी चाय पिलाऊंगा, आइए ना भाई साहब। अरे अरे बच्चे, अरे नहीं पीनी मुझे चाय भाई। अरे भाई साहब, पर एक बार आके तो देखिए ना। चलो चला ही जाता हूं, क्या पता इसे ही कुछ पता हो। अच्छा भाई, अच्छा, ठीक है चलो। राजू के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और टूटी सी कुर्सी पर बिठा देता है। बैठो भाई साहब, मैं बस 5 मिनट में आपकी चाय लाया। अरे अरे रुको बेटा, इधर बैठो पहले। हाँ जी भैया, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये इस गांव की ऐसी हालत क्यों है भाई? मतलब भाई साहब? मतलब ये कि यहाँ हर दुकान, हर घर की इतनी बुरी हालत क्यों है? भाई साहब, अब ऐसा गांव में कोई अमीर तो रहता नहीं है, सब गरीब ही रहते हैं, तो घर तो फिर ऐसे ही होंगे ना। अच्छा, ऐसे हैं या बसंत सिंह ने किए हैं? राजू चौंक कर उसकी ओर देखता है। आपको पता है उसके बारे में? नहीं, नाम सुना है बस, पर यह नहीं पता कि वो है कौन और उसने इस गांव की हालत ऐसी कैसे की। तुम्हें पता है क्या? भाई साहब, इस बालक को क्या पता। रघुबीर पलटकर जय सिंह की ओर देखता है। राजू दौड़कर जय सिंह के पास चला जाता है। बापू देखा, मैंने कही थी ना कि एक ग्राहक तो जरूर लाऊंगा। शाबाश। नमस्ते भाई साहब। खम्मा घड़ी भाई साहब, खम्मा घड़ी। हाँ जी भाई साहब, अब बताओ कैसे आना हुआ इस निर्भाग गांव में? मैं असल में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आया हूं। कैसी पढ़ाई? मतलब यहाँ पास में कुलधरा गांव है ना, उस पर एक कहानी लिखनी है मुझे। जय सिंह थोड़ी सी अजीब निगाहों के साथ उसे देखता है। कुलधरा के बारे में? जी, क्या हुआ?
बात यह है कि ज्यादातर लोग उस गांव के आसपास आने से भी डरते हैं। हाँ, मैं जानता हूं। मेरी दादी ने मुझे उस गांव की कहानी बता रखी है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? उस गांव में कोई रहता नहीं है, तो सोचा कि आसपास के गांव वालों से बातचीत करूं। और जब देखा तो सबसे करीब गांव यही था, लेकिन यहां आके देखा तो कहानी कुछ और ही निकली। दादी तो मुझे यह बताती थी कि ये काफी सशक्त गांव है, पर यहां तो बहुत बुरा हाल है। अब चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कुलधरा के बारे में क्या क्या पता है, और फिर मैं इस गांव के बारे में बताता हूं। दादी ने तो मुझे यह बताया था कि जब कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण बसा करते थे, सब सही चल रहा था। लेकिन फिर वहां एक बार सलीम सिंह आया, जो जैसलमेर का प्रधानमंत्री था। बहुत ही ज्यादा अमीर और राजनीतिक रूप से मजबूत। और जब वो आया तो उसे गांव के प्रधान की बेटी पसंद आ गई, और उसने ठान लिया कि वो उसको पाके रहेगा। लेकिन सभी गांव वालों को पता था कि सलीम सिंह कैसा इंसान है, तो गांव के प्रधान ने उसे सबके साथ मिलकर मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मना किया तो ये बात उसके दिल पर लग गई, और उसने धमकी दे दी सभी गांव वालों को कि अगर उसकी शादी उस लड़की से ना हुई तो वो सभी गांव वालों को मार देगा। ये सुनकर सभी गांव वालों ने फैसला लिया कि वो गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी लड़की को उसको कभी नहीं देंगे। एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। अगले दिन जब सलीम सिंह आया तो उसे एक इंसान भी नहीं दिखा, न किसी के घर पर कोई भी सामान। और आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वे लोग कहां गए, और एक रात में पूरा गांव कैसे खाली हो गया। जब वे गांव से जा रहे थे तो उन्होंने उस गांव को श्राप दिया कि कोई भी उनके इस गांव में कभी भी नहीं रह पाएगा। तो जो भी आता उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती, और वो डर के वापस चला जाता। बस कुछ ऐसी ही कहानी है इस गांव की भी। यहां भी आया है एक सलीम सिंह जैसा राक्षस, अमीर और ताकतवर, जिसने आते ही इस गांव की दुर्गति कर दी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, पर उसने ऐसा किया क्या है और क्यों? क्योंकि वो गांव पे कब्जा करना चाहता है, सबके घर हटाकर यहां अपनी फैक्ट्रियां बनवाना चाहता है। पहले बसंत ने पानी की सप्लाई कटवाई, फिर पूरे गांव का राशन रुकवा दिया। सरकार से पास हुए स्कूल, सड़क के काम भी उसने रोक दिए। साफ कह देता है कि गांव खाली करो, वरना हाल और बुरा होगा। अगर उसका कुछ ना हुआ तो चंद्रावा का भी वही हाल होगा जो कुलधरा का हुआ। ये गांव भी खाली हो जाएगा किसी रईस जादे की वजह से। या तो लोग चले जाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो उसे कोई रोकता क्यों नहीं है? कलयुग है बेटा यो, यहां असुर से बचाने वाला कोई देवता ना आने वाला, समझ गए हो? पर सभी गांव वाले अगर साथ आ जाएं तो बिल्कुल रोक सकते हैं उसे। नहीं हो सकता कुछ। नहीं हो सकता कुछ। सभी डरे हैं उससे। यहां कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत ही ताकतवर इंसान है। हर नेता थानेदार उसकी जेब में है, कोई कुछ नहीं करता। पर कोई तो समाधान होगा ना? अरे बेटा, अगर होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तभी राजू बोल पड़ता है। पर बापू पत्थर है ना। जयसिंह एकदम से ही गुस्से में राजू पर चीख पड़ता है। कितनी बार बोला है कि बार बार उसकी बात मत किया कर। जाके चाय बना।
राजू डर कर सीधा चाय बनाने चला जाता है। अब क्या हुआ भाई साहब? कौन सा पत्थर? अरे छोड़ो ना भाई साहब, छोटो बालक है, कुछ भी बोलता रहता है। पर फिर भी किस पत्थर की बात हो रही है? अरे भाई साहब कुछ ना, बस गांव में फालतू की अफवाह बना रखी है कि कोई जादुई पत्थर है कुलधरा में जो इस गांव को बचा सकता है। ऐसा क्या है उस पत्थर में? पता नहीं, फालतू की बात है भाई साहब असल में तो। हाँ, तो किसी को नहीं पता उस पत्थर के बारे में? सिर्फ एक ही इंसान को पता है। अरे फिर बोल पड़ा। अरे कोई नहीं भाई साहब, बोलने दो उसे भी। चंदर ताऊ है ना? कौन चंदर? इस गांव का सरपंच चंदर पालीवाल। पालीवाल यहां? आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? जी, पर थोड़ा ध्यान से ही रहना, सठियाया हुआ है वो थोड़ा सा इसलिए। रघुबीर चंदर का पता ले सीधा उसके घर चला जाता है। रघुबीर बाहर खड़ा उसके घर का गेट खटखटाने लगता है। कौन? सरपंच जी, मैं रघुवीर हूँ। वो कुलधरा गांव के बारे में कुछ पता करने आया था। सरपंच अचानक उसकी ओर पलट कर देखता है। कुलधरा के जादुई पत्थर के बारे में। चंदर उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तुझे भी उस बसंत ने भेजा है ना? नहीं नहीं, मैं तो विद्यार्थी हूँ। चंदर एक डंडा उठाकर रघुबीर की तरफ भागने लगता है। अरे झूठ बोल रहा है? रघुबीर डर कर पीछे होने लगता है। अरे अरे सच में, मुझे तो एक चाय वाले के बेटे ने आपके बारे में बताया कि आपको एक ऐसे जादुई पत्थर के बारे में पता है जो इस गांव को बचा सकता है। चंदर रुककर रघुबीर को गंभीरता से देखने लगता है। मर जाऊंगा पर कभी भी उस पत्थर के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, पर क्यों नहीं बता सकते? अरे नहीं बताना, मैंने नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं यहां बस कुलधरा की कहानी जानने के लिए आया हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। अरे मुझे परवाह नहीं है थारी कहानी वहानी की है? इस गांव में किसी का भरोसा नहीं है, कौन उसके साथ मिला हुआ हो। और अगर उसे इस पत्थर के बारे में पता चला और अगर उसके हाथ ये लग गया तो समझो पूरा गांव खत्म। थारी कहानी के चक्कर में मैं अपने पूर्वजों को दिया वचन नहीं ठुकराने वाला। हाँ, उनका इन सभी चीजों से क्या लेना देना? वो तो अब है भी नहीं। अरे वे सब यही है, सब देख रहे हैं, मुझे मत सिखा। गांव वालों के वजूद का सवाल है और आप सरपंच होने के बावजूद भी अपने पूर्वजों का अभिमान पकड़ के बैठे हैं। रघुबीर और चंदर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें आने लगती है। दोनों बाहर दौड़ते हुए आते हैं। रघुबीर और चंदर जैसे ही जयसिंह को बसंत सिंह की जीभ से बंधा हुआ देखते हैं, दोनों का दिल एक पल के लिए डर से थम सा जाता है। वो दौड़कर बसंत के पास जाते हैं। अब सिंह साहब, क्या हो गया सिंह साहब? अरे ये 2 कौड़ी का चाय वाला मुझसे अकड़ के बात कर रहा था। अरे गरीब आदमी है सिंह साहब, इसका छोरा भी छोटा है, छोड़ दो, भगवान के वास्ते छोड़ दो। अरे मैंने एक तो इसकी दुकान पे चाय पी और मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने मना किया तो मुझसे अकड़ दिखा रहा है कि पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इसे मैं बताता हूं। माफ कर दो मालिक, माफ कर दो, आगे से ना होगा, छोड़ दो मालिक। छोड़ दूंगा पर एक शर्त पे, गांव खाली करवा दे।
रघुबीर की आंखें जो ये सब देख रही थीं, उसे भरोसा ही नहीं होता और तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े जय सिंह के बेटे राजू पर जाती है, जो बस सर झुकाए सहमा हुआ आंसू बहा रहा होता है। राजू। तभी बसंत सिंह अचानक जीप तेजी से चलाकर जय सिंह को घसीटते हुए आगे निकाल ले जाता है। सरपंच वहीं बेबस खड़ा जय सिंह की चीखें सुनता रहता है। राजू को इस तरीके की बेबसी से रोता देख मानो रघुबीर के पूरे बदन में आग सी लग जाती है। सरपंच चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठा सामने की खाली दीवार को निहार रहा था। तभी रघुबीर वहां आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल। अभी भी कुछ नहीं बोलोगे आप? सरपंच नीचे सर झुका लेता है। अरे उसे घसीटता हुआ ले गया वो, उसके बेटे के सामने। आपने देखा था उसको कैसे डर से कांप रहा था, वो कैसे सिसक सिसक कर रो रहा था। उस पर भी जरा सी दया नहीं आ रही क्या आपको? अरे ये राक्षस यूं ही सबके परिवार के सदस्यों को लेके जाता रहेगा। आप पालीवाल ही हो ना? चंदर उसकी तरफ पलट कर देखता है। आप तो भली भांति समझते हो कि बेघर होना क्या होता है। आपके पूर्वजों ने तो बताया ही होगा, तो क्यों नहीं मदद कर रहे आप इन गांव वालों की? बता क्यों नहीं देता कि वो पत्थर कहाँ है? चंदर अपना सर झुका लेता है और एक गहरी सांस लेता है। जब सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कुलधरा को, तब उन्होंने वहां एक मायावी पत्थर रखा था। उस श्राप की ताकत उस पत्थर में है, जो सबको वहां से दूर रखती है। तो अगर वो पत्थर हम ले आए तो शायद हमें उससे छुटकारा मिल सकता है, शायद। पर वो पत्थर है कहां? गांव के सबसे पुराने रक्षक के पास। उसके दिल में चमकता है पाली वालों का वो श्राप। आपको पता है मतलब वो जगह का है? हाँ, तो चलो ना, मैं भी चलता हूं आपके साथ। अरे मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। क्या पता तुम भी उसके साथ ही मिले हुए हो। अरे मैं अभी अभी आया हूं इस गांव में। मैं ना किसी को जानता ना किसी को पहचानता। मैं क्यों मिला हुआ आऊंगा? अरे मैंने कह दिया ना नहीं तो मतलब नहीं। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा फिर उसको ढूंढने, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि ताकत भी तभी मिलती है जब इंसान हिम्मत करता है। तो बैठे रहो कायरों की तरह। और आपको क्या लग रहा है, ये करके गांव वालों को बचा लोगे? कभी भी नहीं। अरे आज नहीं तो कल वो बसंत सिंह सबके बच्चों को बाहर निकालकर फेंकेगा इस गांव से, देखना। आप ही ने कहा था ना कि पूर्वज सब देखते हैं। तो जरा सोचो कि आपके पूर्वज जिन्होंने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपना गांव छोड़ दिया था, वो भी बिना कुछ सोचे, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, जो पूरा गांव खतरे में होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। एक काम करो, आप बैठे रहो यहीं पे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। चंदर अपना सर झुकाए वहीं बैठा रहता है और रघुबीर वहां से सीधा कुलधरा के लिए निकल जाता है। रघुबीर जैसे कुलधरा पहुंचता है तो वहां का सन्नाटा कुछ देर के लिए उसके रोंगटे खड़े कर देता है। रेगिस्तान की कड़कड़ाती हवा टूटे हुए दरवाजों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथों ने थपथपा रहा हो। सूनी गलियां, वीरान हवेलियां उसके दिल की धड़कनें अब और बढ़ा रही थीं। दादी सही कहती थी, इस जगह पर ऐसा लगता है जैसे ये जगह सच में जिंदा हो। तभी पीछे कहीं एक कंकर लुढ़क जाता है। वो झटके से मुड़ता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसकी पकड़ उसकी टॉर्च पर और मजबूत हो जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। टूटी फूटी हवेलियों के बीच से गुजरते हुए उसे लग रहा था मानो दीवारें उसे घूर रही हों।
रघुवीर को अचानक किसी पुराने से घर से धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च उठाकर अंदर बढ़ता है। जैसे ही वो दहलीज पार करता है, जमीन अचानक टूटती है और रेत उसे नीचे खींचने लगती है। उसकी टॉर्च दूर गिर जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ! अचानक बाहर से एक मोटी रस्सी फिसलते हुए उसके पास आती है। रघुवीर आंख उठाकर देखता है और उसे दिखता है कि उसके सामने चंदर खड़ा है। अरे तुम ज्यादा मत हिलो, वरना और नीचे जाते जाओगे, बता रहा हूँ। चंदर अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और आखिरकार रघुवीर को बाहर निकाल लेता है। रघुवीर चंदर को देखकर चकाचौंध हो जाता है। आप आ गए। एक तो मैं सरपंच और ऊपर से पालीवाल ब्राह्मण, तो आना तो था ही। चंदर अपनी जेब से एक पीला पड़ चुका नक्शा निकालता है। ये क्या है? अरे क्या क्या है? नक्शा है इस गांव का। मेरे दादा ने म्हारे को दिया था और कहा था कि इसे अपने पास रख, एक दिन तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। पता नहीं मैं ही कैसे भूल गया। जब तेरी बात सुनी तब याद आए वो शब्द। अब चल, हमारा गांव बचाड़े, चल। सरपंच रघुवीर रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही सरपंच एक टूटे दरवाजे के सामने आके रुकता है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। सरपंच जाकर उन अक्षरों पर लगी धूल हटाता है। वहाँ लिखा होता है मुखिया। मुखिया? अरे कहा था ना, गांव सबसे पुराने रक्षक के पास है। मुखिया की हवेली में अगर पत्थर है तो कहां? रघुवीर और चंदर अंदर जाकर पूरी हवेली छानने लगते हैं और तभी एक अंधेरे कमरे में उनका पांव जमीन के एक खोखले टुकड़े पर पड़ता है। ये फर्श अंदर से खोखला है। अरे हमारे पास आना कोई एक बार। रघुवीर वो लकड़ी हटाता है। अंदर एक छोटी लोहे की संदूक जैसी जंग खाई हुई चीज छुपी हुई होती है। चंदर कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र कपड़े में लिपटा हुआ है। चंदर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। मैं हुक्मी राम पालीवाल, इस गांव का मुखिया। जो भी इसे पढ़ रहा है, मतलब वो पत्थर के लिए आया है। हाँ, वो पत्थर हमारे पास है, मेरी आत्मा से बंधा है। गांव को बचाने के लिए मैं इसे लेकर स्वयं को जिंदा दफना रहा हूं हमारे घर के पीछे, ताकि कोई इसे पा ना सके। याद रहे, केवल एक पालीवाल ही उस पत्थर को छू सकता है, और कोई भी उस पर हाथ रखेगा तो उसकी आत्मा जीवन भर श्रापित रहेगी। हुक्मी राम पालीवाल। ये पढ़ते ही दोनों घर के पीछे वाली बंजर जगह पर चले जाते हैं और दोनों को आसपास जो भी औजार मिलता है उससे वो खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में एक पत्थर की सिल्ली उन्हें दिखाई देती है। रघुवीर जैसे ही उसे उठाता है, नीचे हुक्मी राम पालीवाल का कंकाल होता है। उनके सीने के पास एक काला भारी ऊर्जा से भरा पत्थर रखा उन्हें दिखता है। रघुवीर चंदर की ओर देखने लगता है। चंदर कांपते हाथों से वो पत्थर उठाता है। उसे कुछ नहीं होता। सरपंच पत्थर का एक छोटा हिस्सा तोड़कर बाकी वापस मुखिया के मृत शरीर के पास रख देता है और उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। हिम्मत देना और हमेशा यूं ही हम पर दया दृष्टि बनाए रखना हमारे पूर्वजों। दोनों उन्हें फिर से दफना देते हैं ताकि वो ग्राम रक्षक के रूप में अपना काम करता रहे।
और आखिरकार चंदर और रघुबीर उस पत्थर को लेकर सीधा मुखिया की हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। बसंत, बाहर आ। बसंत सिंह, देख तेरा अंत लेकर आए हैं हम। बसंत आंखें मसलता अपने छज्जे पर आता है। अरे ओ सरपंच, क्या हो गया बे? क्यों रात को दिमाग खराब कर रहा रे? तुझे चेतावनी देने आया हूँ और बस एक ही बार दूंगा कि निकल जा यहाँ से। अच्छा, नहीं तो क्या करेगा बे बुड्ढे? अरे नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। बता, बता क्या करेगा, बता। सरपंच पत्थर को कांपते हाथों में लेकर धीरे से मंत्र जैसे शब्द फुसफुसाता है। जिसने भी इस गांव को गलत नजर से देखा या इसे हड़पना चाहा, उसे मिट्टी में इतनी गहराई तक दफना दो कि कोई उसे कभी ढूंढ भी ना पाए। धरती बिजली की तरह कांपने लगती है और हवेली में दरारें पड़ने लगती हैं। उसका आलीशान बंगला ऐसे नीचे धंसता जाता है जैसे रण का एक लौता फूल माटी की आंधी में जमीन के अंदर धंसता जा रहा हो। पूरी हवेली देखते ही देखते धड़ाम से नीचे धंस जाती है। बसंत चीखता है और पल भर में ही उसकी हवेली उसके गुरूर और उसके साथ रेत में समा जाती है। और तभी सूरज अपनी जगमगाती किरणों के साथ देखते ही देखते गांव वालों की आंखों में चमक उठता है। रघुबीर अपना बस्ता तान कर घर से निकल ही रहा होता है कि तभी चंदर वहां आ जाता है। हो गई तैयारी वापस जाने की? जी। और जो कहानी लिखने आया था कुलधरा पे, वो लिख तो ली, पर यह कहानी अब सिर्फ कुलधरा की नहीं है। ये कहानी अब चंद्रावा की भी बन चुकी है। ये कहानी बन चुकी है उन पूर्वजों की जो अपने जाने के बरसों बाद भी अपनी पीढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हम शायद भुला चुके हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूले। यहां पत्थर बन के आए तो कहीं किसी बच्चे के रूप में, कहीं किसी पेड़ के रूप में, तो कहीं किसी पक्षी के रूप में, पर वो हमारे साथ हैं जरूर। मुझे लगता था कि ये सभी बातें फिजूल की हैं, कि हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं या हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन यहां आके पता चला कि कुछ कहावतें सच भी हो सकती हैं। चलो, कम से कम हमने तुम्हें कुछ तो दिया, अब भले ही कहानी ही सही। अब चलो आ जाओ भाई, गांव वाले बाहर थारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। चंदर बाहर निकलते ही देखता है कि सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए हैं। तुम्हारा धन्यवाद हम कैसे करें, ये हम खुद नहीं जानते बेटा। काश उस वक्त कोई तुम जैसा कुलधरा में भी होता। अरे तुम तो राम बन के आए हो, जिसने हमें इस गांव के रावण से मुक्त करवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पर थारे ने किया क्यों हम सब के लिए ये सब? मेरी दादी कहती थी कि कायर वो नहीं जो जुल्म सहे, बल्कि कायर वो है जो जुल्म होता देखकर भी मुंह मोड़ ले। पहले तो मैं बस अपनी कहानी के लिए ही यहां पर आया था, पर जब मैंने आपके बेटे की आंखों में वो बेबसी देखी, जब वो बसंत आपको घसीटते हुए ले जा रहा था, तब मुझसे और नहीं सहा गया। क्योंकि मैं कुछ भी हो सकता हूं, पर कायर नहीं हो सकता। सभी गांव वाले रघुबीर के लिए जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रावा की है, जो कि राजस्थान के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गांव कुलधरा के पास है।